सुमित ऑफिस के काम में बिजी था कि अचानक मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। मोबाइल की स्क्रीन पर निशा का नाम देखकर उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। सुमित की प्रेमिका थी। उसने मोबाइल फ़ोन पर हेलो कहा तो उधर से निशा की आवाज़ आई, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मेरा मन आज भी बहुत बेकरार है। जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारा पति घर पर नहीं है? सुमित ने पूछा। नहीं, उधर से आवाज़ आई। आज ऑफिस नहीं आया तो मुझे लगा कि वह छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ मौज मस्ती कर रहा है। सुमित मुस्कुराते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है। वह ज़रूरी काम से अपने एक रिश्तेदार के घर गया है। रात के 10 बजे से पहले लौटकर नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें बुला रही हूँ। तन मन की प्यास बुझाने के लिए हमारे पास अच्छा मौका है। जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं शाम के 4:30 बजे तक ज़रूर आ जाऊँगा। जिस तरह तुम मेरा प्यार पाने के लिए हर समय बेकरार रहती हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारा प्यार पाने के लिए बेकरार रहता हूँ। तुम्हारे साथ मुझे जो खुशी मिलती है, वैसी खुशी मुझे अपनी पत्नी के साथ भी नहीं मिलती है। प्यार के समय वह एक लाश की तरह चुपचाप पड़ी रहती है, जबकि तुम प्यार के हर लम्हों में खरगोश की तरह कुलांचे मारती हो। तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। थोड़ी देर तक कुछ और बातें करने के बाद सुमित ने मोबाइल फ़ोन काट दिया और अपने काम में लग गया। 4 बजे तक उसने अपना काम निपटा लिया और दफ्तर से निकल गया। सुमित निशा के घर पहुंचा। उस समय शाम के 4:30 बज गए थे। निशा उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सुमित ने दरवाजे की घंटी बजाई, निशा ने झट से दरवाज़ा खोल दिया, मानो वह पहले से ही दरवाजे पर खड़ी हो। वे प्यार करने की आग में इस तरह झुलस रहे थे कि फ्लैट का मेन दरवाज़ा बंद करना भूल गए और झट से बेडरूम में चले गए। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए तो सुमित के साथ साथ निशा भी बेकरार होती चली गई और सुमित के साथ मनमानी करने लगी। दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे पागल हुए जा रहे थे कि मानो इन्हें आज पहली बार ऐसा करने का मौका मिला हो। धीरे धीरे दोनों प्यार की मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। अभी वे दोनों मंजिल पर पहुंच भी नहीं पाए थे कि किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये सब क्या हो रहा है? वे दोनों घबरा गए और झट से एक दूसरे से अलग हो गए। सुमित ने दरवाज़ा की तरफ देखा तो बौखला गया। दरवाजे पर निशा का पति राघव खड़ा था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उन दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। निशा ने झट से पलंग के किनारे रखे अपने कपड़े उठा लिए। सुमित ने भी अपने कपड़े उठाए, मगर राघव ने उन्हें ऐसे करने नहीं दिया। राघव उनको गंदी गंदी गालियाँ देते हुए बोला, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। अभी मैं आज पड़ोस के लोगों को बुलवाता हूँ। निशा ने राघव के पैर पकड़ लिए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं कर सकता। तुम तो कहती थी कि मैं किसी पराये मर्द को अपना बदन छूने नहीं दूंगी, फिर अभी इसके साथ क्या कर रही थी? निशा कुछ कहती उससे पहले राघव ने सुमित से कहा, तुम तो अपने आप को मेरा अच्छा दोस्त बताते थे। यही है तुम्हारी दोस्ती कि दोस्त की पत्नी के साथ रंगरलियां मनाते हो और दोस्ती का दम भरते हो? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। फ़ोन करके मैं तुम्हारी पत्नी को बुलाता हूँ तो उसे भी पता चले कि उसका पति कितना घटिया है, दूसरी की पत्नी के साथ क्या करता है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी पत्नी को निशा के बारे में पता चल जाएगा तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं कसम खाता हूँ कि अब तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाऊंगा। सुमित ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सुमित के गिड़गिड़ाने से राघव पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सुमित से कहा, मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुम दोनों की करतूत जग जाहिर करने के बाद आज ही मैं इस गुल्डा को घर से निकाल दूंगा। उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी वो वह करना। इस औरत से संबंध रखना या न रखना, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। राघव चुप हो गया तो निशा फिर गिड़गिड़ाकर उससे माफ़ी मांगने लगी। सुमित ने भी ऐसा ही किया। राघव के पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, अगर वह उसे माफ़ नहीं करेगा तो उसके पास खुदकुशी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी की नज़र में गिर कर नहीं जी पाएगा। आखिरकार राघव पिघल गया। उसने सुमित से कहा, मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकता, मगर जबान बंद रखने के लिए तुम्हें 3 लाख रुपए देने होंगे।
होंगे। यह सुनकर सुमित की बोलती बंद हो गई। उसका सिर भी घूमने लगा। बात यह थी कि सुमित की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वह राघव को 3 लाख रुपए दे सके। उसकी जितनी तनख्वाह मिलती थी उससे परिवार का गुजारा तो चल जाता था, मगर बचत नहीं हो पाती थी। सुमित ने अपनी माली हालत के बारे में राघव को बताया, मगर वह नहीं माना। उसने कहा, तुम्हारी माली हालत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मेरा मुंह बंद रखना चाहते हो तो रुपए देने ही होंगे। सुमित को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे निपटे। उसको चिंता में पड़ा देख निशा उसके पास आकर बोली, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? रुपए बचाने की सोचोगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग हमारी असलियत जान जाएंगे। तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारी पत्नी को सब कुछ मालूम हो जाएगा तो क्या होगा? तुम्हें माफ़ कर पाएगी? वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी तो तुम्हारी ज़िंदगी क्या बर्बाद नहीं हो जाएगी? मेरी तो कोई औलाद नहीं है, तुम्हारी तो औलाद है, वह भी बेटी। अभी उसकी उम्र भले ही 6 साल है, मगर बड़ी होने के बाद जब उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा तो सोचो कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तुमसे वह इतनी नफरत करने लगेगी कि ज़िंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखेगी। सुमित पर निशा के समझाने का तुरंत असर हुआ। वह राघव को 3 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गया, मगर इसके लिए उसने राघव से 1 महीने का समय मांगा। कुछ सोचते हुए राघव ने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत दे सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें कोई गारंटी देनी होगी। कैसी गारंटी? सुमित ने राघव से पूछा। मैं निशा के साथ तुम्हारी फ़ोटो खींचकर अपने मोबाइल फ़ोन में रखूँगा। बाद में अगर तुम अपनी ज़बान से मुकर जाओगे तो फ़ोटो सबको दिखा दूँगा। मजबूर होकर सुमित ने उसकी बात मान ली। राघव ने निशा के साथ सुमित का बिना कपड़ों वाली फ़ोटो खींचकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। शाम के 7 बजे वह निशा के फ्लैट से बाहर आया तो बहुत परेशान था। वह लगातार यही सोच रहा था कि 3 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। सुमित दिल्ली का रहने वाला था। लाजपत नगर में उसका एक मकान था। उसकी शादी सुनीता के साथ तकरीबन 8 साल पहले हुई थी। सुमित की पत्नी सुनीता भी दिल्ली की थी। सुनीता जब बीए के दूसरे साल में थी तभी उसके माता पिता ने उसकी शादी सुमित से कर दी और पढ़ाई छुड़ाकर उसे घर के कामों में लगा दिया। सुनीता भी आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए तन मन से घर संभालने में जुट गई। शादी के समय सुमित के माता पिता जिंदा थे, मगर 2 साल के भीतर उन दोनों की मौत हो गई थी। तब से सुनीता ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। मगर शादी के 5 साल बाद अचानक सुमित ने अपना मन सुनीता से हटा लिया और वह मन चाहे लड़की की तलाश में लग गया था। बात यह थी कि एक दिन सुमित ने अपने दोस्त के घर गंदी फिल्में देखी थी। उसके बाद उसका मन भी बहक गया था। उन फिल्मों की तरह उसने भी मज़ा लेने की सोची थी। उस दिन दोस्त से उस फिल्म की सीडी लेकर सुमित घर आया। बेटी जब सो गई तो टेलीविज़न पर उसने पत्नी सुनीता को फिल्म दिखानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद सुनीता समझ गई कि वह गंदी फिल्म है। फिल्म बंद करके वह सुमित से बोली, आपको ऐसी फिल्म देखने की लत किसने लगाई? मैंने यह फिल्म आज पहली बार देखी है, मुझे अच्छी लगी इसलिए तुम्हें दिखाई है कि फिल्म में लड़की ने अपने मध्यम साथी के साथ इस तरह की हरकतें की है, उसी तरह की हरकतें तुम मेरे साथ करो। मुझसे ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा करने से पहले ही शर्म से मर जाऊंगी। तुम एक बार करके तो देखो, शर्म अपने आप भाग जाएगी। मुझे शर्म को भगाना नहीं, अपने साथ रखना है। आप जानते नहीं कि शर्म के बिना औरत कितनी अधूरी रहती है। मेरा मानना है कि हर औरत को शर्म के दायरे में ही रहकर ये सब करनी चाहिए। आप अपने दिमाग से गंदी बातें निकाल दीजिए। हमारे बीच अब तक जैसा चलता रहा है वैसा ही चलने दीजिए। सच्चा मजा उसी में है। अगर मुझ पर दबाव बनाएंगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। उस समय तो सुमित की बोलती बंद हो गई, मगर उसने अपनी चाहत को दफनाया नहीं। उसने मन ही मन ठान लिया कि पत्नी ना सही कोई और सही, मगर वह मन की इच्छा जरूर पूरी करके रहेगा। उसके बाद सुमित मनचाही लड़की की तलाश में लग गया। इसके लिए एक दिन उसने अपने दोस्त राजू से बात भी की कि जहाँ वह काम करता था। राजू ने उसको सुझाव दिया, तुम्हारी इच्छा शायद ही कोई घरेलू औरत पूरी कर सके, इसलिए तुम्हें किसी वेश्या से संबंध बनाने चाहिए। सुमित को दोस्त की बात अच्छी लगी। कुछ दिन बाद उसे एक वेश्या भी मिल गई और एक दिन सुमित रात के 9 बजे उसके साथ होटल में गया, लेकिन उसके साथ कुछ कर पाता उससे पहले ही होटल पर पुलिस का छापा पड़ गया। सुमित गिरफ्तारी से बच ना सका।
उसने पत्नी को बताया था कि एक दोस्त के घर पार्टी है, रात भर चलेगी, इसलिए वह अगले दिन सुबह ही घर आ पाएगा या वहां से ही दफ्तर चला जाएगा। इसी वजह से पत्नी की तरफ से वह बेखौफ था। गिरफ्तारी की बात सुमित ने फोन पर राजू को कही तो अगले ही दिन उसने जमानत पर उसे छोड़ा लिया। सुमित को लगा था कि उसकी गिरफ्तारी की यह बात कोई नहीं जान पाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ना जाने कैसे धीरे धीरे दफ्तर के सारे लोग को इस बात का पता चल गया। शर्मिंदगी से सुमित कुछ दिनों तक अपने दोस्तों से नजरें नहीं मिला पाया, लेकिन 2-3 महीने बाद वह सामान्य हो गया। इसमें उसके एक दोस्त राघव ने मदद की। राघव 6 महीना पहले ही हैदराबाद से तबादला लेकर यहाँ आया था। वैश्या से संबंधित मामले में सुमित दफ्तर में बदनाम हो गया था, तो राघव ने ही उसे टूटने से बचाया था। एक दिन राघव उसे अकेले में ले गया और तरह तरह से समझाया, तो उसने अपने दोस्तों से मुलाकात करने की हिम्मत जुटा ली और दफ्तर में सारे दोस्त सुमित से पहले की तरह अच्छे से बर्ताव करने लगे। तो सुमित ने राघव की खूब तारीफ की और उससे दोस्ती कर ली। फिर करीब 6 महीना बीत गए। एक दिन राघव उसको अपने घर ले गया। राघव की पत्नी निशा को सुमित ने देखा तो उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो गया। कुछ देर तक निशा से बात करने पर सुमित ने महसूस किया कि वह जितनी खूबसूरत है उससे ज़्यादा खुले विचार की है। सुमित राघव के घर से जाने लगा तो निशा उसे दरवाजे पर छोड़ने आई। निशा उसे बोली, जब भी मौका मिले आप बेधड़क आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस समय राघव वहाँ नहीं था, इसलिए सुमित ने मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में कहा, क्या मैं राघव की गैर हाजिरी में भी आ सकता हूँ? क्यों नहीं, आपका जब भी जी चाहे आ जाए, मैं स्वागत करूँगी। तब तो मैं ज़रूर आऊँगा, देखूँगा कि आप उसकी गैर हाजिरी में मेरा स्वागत कैसे करती है। ज़रूर आइएगा, देखिएगा, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। तन मन से स्वागत करूंगी, जो कुछ चाहिएगा वो सब कुछ दूंगी। घर जाकर सुमित निशा की बात भूल गया। क्यों नहीं, उसकी बात को उसने मजाक जो समझ लिया था। एक हफ्ते बाद राघव के कहने पर सुमित उसके घर फिर गया। मौका पाकर निशा ने उससे कहा, आप तो अपने दोस्त की गैर हाजिरी में आने वाले थे, मैं इंतज़ार कर रही थी, आप आए क्यों नहीं? आप मुझसे डर तो नहीं गए? सुमित सकपका गया। निशा से कुछ कहता उससे पहले वहां राघव आ गया, तो फिर चाहकर भी वह कुछ ना कह सका। उसके बाद सुमित यह सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं निशा मुझे चाहती तो नहीं है। बेशक निशा उसकी पत्नी से ज्यादा खूबसूरत थी, मगर वह उसकी दोस्त की पत्नी थी, इसलिए वह निशा पर बुरी नजर नहीं रखना चाहता था। फिर भी वह उसके मन की चाह लेना चाहता था। 3 दिन बाद ही सुबह सवेरे दफ्तर से छुट्टी लेकर सुमित निशा के घर पहुंच गया। सुमित को आया देखकर निशा झक उठी। मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरे रूप का जादू आप पर इतनी जल्दी असर करेगा। उसने भी झट से कह दिया, आपका जादू मुझ पर चल गया है, तभी तो मैं दोस्त की गैर हाजिरी में आया हूँ। आपने बहुत अच्छा किया। देखिएगा, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मैं जानती हूँ कि आप अपनी पत्नी से खुश नहीं हैं, वरना वैश्या के पास जाते ही क्यों। मैं आपको वह सब कुछ दे सकती हूँ जो अपनी पत्नी से आपको नहीं मिलता। सुमित हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा कि कोई औरत इस तरह खुलकर अपने दिल की बात किसी मर्द से कह सकती है। वह निशा से कुछ कहता उससे पहले ही वह बोली, आप मुझे बेहया समझ रहे होंगे, मगर ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मैं आपको अपना दिल दे बैठी हूँ। दरअसल जिस तरह आप अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हैं, उसी तरह मैं भी अपने पति से संतुष्ट नहीं हूँ। जब मैंने आपको देखा तो ना जाने मुझे क्या लगा कि अगर आप मेरी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो मेरी प्यास भी बुझ जाएगी। निशा को सुमित ने बुरी नज़र से कभी नहीं देखा था, मगर निशा ने जब उससे अपने दिल की बात कही तो उसे लगा कि उसने संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद सुमित ने अपने आप को आगे बढ़ने से रोका नहीं। झट से उसने निशा को बाहों में भर लिया। निशा ने भी कोई विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद वह बोली, आप बेडरूम में चलिए, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। सुमित बेडरूम में चला गया। दरवाज़ा बंद कर निशा बेडरूम में आई तो सुमित ने बगैर देर किए उसे अपने बाहों में भर लिया। उसके बाद दोनों अपनी अपनी हसरतों को पूरा करने में लग गए। सुमित जैसा चाहता था, निशा ने ठीक उसी तरह से उसकी ख्वाहिशें पूरी की। सुमित ने निशा की तारीफ करते हुए कहा, मुझे आपसे जो प्यार मिला है वह मैं कभी नहीं भूल सकता। यही हाल मेरा भी है।
सुमित जी, मेरी शादी के करीब 5 साल बीत गए हैं। देखने में मेरे पति हट्टे कट्टे भी है, मगर उनसे मैं कभी संतुष्ट नहीं हुई हूँ। अब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ। गुजारिश क्यों, हुक्म कीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ। हम चाहकर भी एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का ये रिश्ता ज़िंदगी भर बना रहे, हम दोनों कभी जुदा ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? निशा ने जैसे उसके दिल की बात कह दी हो, इसलिए झट से उसने कहा, हाँ क्यों नहीं हो सकता, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। उस दिन के बाद से जब भी मौका मिलता सुमित दफ्तर न जाकर निशा के घर चला जाता। इस तरह 5 महीने बीत गए। सुमित कई बार निशा के घर गया। हर बार निशा ने उसे पहले से ज़्यादा मस्ती दी। सुमित ने यह मान लिया था कि निशा के साथ उसका ये रिश्ता ज़िंदगी भर रहेगा, दोनों के बीच कोई दीवार नहीं आएगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज जो कुछ भी हुआ उसकी सोच से परे था। सुमित अपने घर आया तो वह बहुत परेशान था। सुनीता ने उसकी परेशानी टाल ली। उसने पति से पूछ लिया, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। सुमित ने बहाना बना दिया, परेशान नहीं हूँ, थका हुआ हूँ। सुमित ने सुनीता पर शक तो नहीं होने दिया, मगर उसी दिन से उसकी शांति छीन गई। दिन रात वह फिराक में लगा रहता कि 3 लाख रुपए का इंतजाम वो कैसे करेगा। 50 दिन बीत गए, मगर रुपए का इंतजाम नहीं हुआ। तो सुमित ने मकान पर रुपए लेने का फैसला लिया, लेकिन उससे पहले सुनीता को सब कुछ मालूम हो गया। वह चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह सुमित से बोली, मुझे पता चला है कि आप मकान पर 3 लाख का लोन लेना चाहते हैं। सच बोलिए कि रुपए की ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी है कि आपको मकान गिरवी रखनी पड़ रही है। कहीं आप किसी बाजारू लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए। सुमित घबरा गया। उसने सच छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुनीता के सामने उसकी एक ना चली। मैं जानती थी कि आपका शौक एक दिन आपको ले डूबेगा। कैसा शौक? सुमित हकला गया। गंदी फिल्मों की तरह हरकतें करने वाला शौक। सुमित हैरान रह गया। मैं जानती हूँ कि आप अपना शौक पूरा करने के लिए होटल में गए थे। वहाँ रेड पड़ी तो पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन आपके दोस्त ने आपको जमानत पर छुड़ाया। मैंने आपसे इसलिए कुछ भी नहीं कहा कि शर्मिंदगी से आप मुझसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे। अब सुमित ने भी अपनी गलती मानने में देर नहीं की। निशा के साथ अपने नाजायज़ संबंध के बारे में सब कुछ बताने के बाद सुनीता से उसने माफ़ी मांगी। उससे कहा कि वह ऐसी गलती अब नहीं करेगा। मैं तो आपको माफ़ करूंगी ही, क्योंकि मैं अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, मगर सवाल यह है कि निशा के चक्रव्यूह से आप निकलोगे कैसे? क्यों अभी तक आप यही समझ रहे हैं कि निशा के साथ हम बिस्तरी करते समय उसके पति ने आपको अचानक देख लिया और आपके साथ सौदा कर लिया? मैं तो यही समझ रहा हूँ, सुमित बोला, लेकिन यह सच नहीं है। मेरी सोच यह है कि निशा और उसके पति ने मिलकर आपको फंसाया है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका पति आपके साथ सौदा नहीं करता। पत्नी की करतूत देखकर उसे अपने घर से निकाल देता या माफ़ कर देता। आपके साथ सौदा किसी भी हाल में नहीं करता। कुछ सोचते हुए सुनीता ने कहा, जो कुछ होना था वह तो हो गया। अब आप चिंता मत कीजिए, निशा के चक्रव्यूह से मैं आपको निकाल लूँगी। आप तो जानते ही है कि मेरा भाई जयपुर पुलिस इंस्पेक्टर है। जब उसे सारी बात बताऊंगी तो वह हकीकत का पता लगा लेगा और सब कुछ ठीक भी कर देगा। उसी दिन सुमिता सुमित के साथ जय से मिली। सारी बात जानने के बाद जय अगले दिन से छानबीन में जुट गया। 4 दिन बाद जय ने सुनीता को फ़ोन पर कहा, छानबीन करने के बाद मैंने राघव और निशा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब जीजा जी को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल राघव और निशा का यही धंधा है। दिल्ली से पहले दोनों हैदराबाद में थे। वहाँ कई लोगों को अपना शिकार बनाने के बाद राघव ने अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करा लिया था। जब जीजाजी को वैश्या के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तो उनके दफ्तर के ही किसी ने उन्हें थाने में देख लिया था और दफ्तर में ही सबको बता दिया। जीजाजी बदनाम हो गए तो राघव ने उन्हें अपना अगला शिकार बनाने का फैसला कर लिया। अपनी योजना के तहत उसने पहले जीजाजी से दोस्ती की, उसके बाद उसने अपनी पत्नी निशा से मिलवाया। उसके बाद निशा ने अपना खेल शुरू किया।
उसने जियाजी पर अपने रूप का जादू चलाया, उसके साथ सब किया जो अब तक औरों के साथ करती आई थी। राघव और निशा की सच्चाई जानने के बाद सुमित ने राहत की सांस ली। सुनीता को अपनी बाहों में भरकर उसकी खूब तारीफ की। सुनीता ने भी सुमित को निराश नहीं किया। रात में बिस्तर पर उसने शर्म छोड़कर उनके साथ वैसा ही सब कुछ किया जिसकी चाह में वह निशा के चंगुल में फंस गया था। भरपूर मजे के बाद सुमित ने सुनीता से कहा, तुम तो सब कुछ कर सकती हो, फिर उस दिन जब मैंने ऐसा करने के लिए कहा था तो मना क्यों कर दिया था? सिर्फ मैं ही नहीं, हर पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है, मगर सभी ऐसा करती नहीं है, कुछ ही करती है। जिस तरह मेरा मानना है कि औरत को शर्म के दायरे में रहकर ही ये सब करनी चाहिए, उसी तरह बहुत सी पत्नियां भी ऐसा मानती है। इसी वजह से बहुत सी पत्नियां वैसी फिल्मों की तरह हरकतें नहीं करती। मैंने आज शर्म की दीवार तोड़कर आपका मन चाहा तो कर डाला, मगर बार बार नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है। सुनीता के चुप होते ही सुमित ने कहा, अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं समझ गया कि गलत चाह में लोग बर्बाद हो जाते हैं। मैं अपनी गलत चाह को आदत नहीं बनाना चाहता, इसलिए हमारे बीच सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा अब तक चलता रहा है। तुमने मुझे बड़ी मुसीबत से बचाया है और मुझे माफ़ भी किया है। अब मैं सिर्फ तुम्हारी मर्जी से ही काम करूँगा। सुनीता खुशी से सुमित से लिपट गई।